Welcome all of you in SST College of Arts and Commerce Ulhasnagar. This is SST Edupedia. Dear student, myself Professor Anil Teringe. Today a session is which is related a two stream. One is TY BAP semester 5th and second one is TY BCCI Financial Report Analysis. डियर हमने पिछले वीडियोस में हाउ द बैंकिंग सेक्टर रिप्रेजेंट प्रिपेयर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट विच इंस्टीट्यूशन रेगुलेट ओवर द बैंकिंग सेक्टर. नो डाउट बैंकिंग सेक्टर, इंश्योरेंस बोथ आर सर्विस ओरिएंटेड इंस्टीट्यूशन. सो इसी तरह सर्विस ओरिएंटेड जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन पिछले कुछ सालों से बूम पे है, प्रोग्रेस पे है, उसी में इंश्योरेंस कंपनी फाइनल अकाउंट सेमेस्टर 5 फाइनेंशियल अकाउंट पेपर 6 में टीवाई बैब को ये सब्जेक्ट आपको पढ़ना है. इस सब्जेक्ट्स को डीपली देखते समय फाइनेंशियल स्ट्रक्चर, स्टेटमेंट विद द हेल्प ऑफ शेड्यूल तो हम देखेंगे, बट डियर ये इंश्योरेंस कंपनी है, इसके ऊपर रेगुलेट बॉडी कौन सी है, विच बॉडी रेगुलेटेड टू द इंश्योरेंस सेक्टर, नॉर्म्स कौन से है, बायलॉज कौन से है. ये जब आपको नॉर्म्स एंड बायलॉज समझ में आएंगे तो ही आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ इंश्योरेंस कंपनी अच्छी तरह कर सकते हो. तो लेट्स सी द इंट्रोडक्टरी सेशंस रिगार्डिंग द इंश्योरेंस कंपनी. आई ऑलरेडी क्लियर कि हम वो सब चीजें देखने वाले हैं. स्ट्रक्चर देखेंगे, स्टेटमेंट देखेंगे, शेड्यूल देखेंगे, बट उसके पहले इंश्योरेंस बिजनेस को रेगुलेट कौन करता है, इज एनी रेगुलेटरी बॉडी, बिकॉज रेगुलेटरी बॉडी सेटअप करती है कि स्ट्रक्चर कौन सा होना चाहिए, फाइनेंशियल स्टेटमेंट कैसे रिप्रेजेंट करना चाहिए. तो ये हमारा पहला वर्क रहेगा, पहला टास्क रहेगा. डियर इन इंडिया इफ टेक इनटू कंसिडरेशन इंश्योरेंस बिजनेस जो है वो इंश्योरेंस रेगुलेशन एक्ट 1938, ये एक्ट इंश्योरेंस को पहले क्या करता था, रेगुलेट करता था. तो प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, इनकम ऑफ इंश्योरेंस बिजनेस, अनएक्सपायर रिस्क को रिजर्व्स किस तरह मेंटेन करना है, ये सब जो नॉर्म्स है, बायलॉज है, वो इंश्योरेंस एक्ट प्रोवाइड करता था. But there was some limitations in 1938. So in 1909, the Advance Act enacted, which is IRDA, Insurance Regulatory Development Authority. वो 1999 में एस्टैब्लिश किया गया. अब इसका काम क्या है, तो इंश्योरेंस सेक्टर में जो भी एजेंट के द्वारा काम करने जा रहे हैं उनको ऑथोराइज लाइसेंस प्रोवाइड करना, इंश्योरेंस बिजनेस पे सिंपली रेगुलेट करने का काम ये IRDA एक्ट करता है. उसमें और थोड़ा मॉडिफिकेशन करके इंश्योरेंस अमेंडमेंट एक्ट 2002 अब तक कंटिन्यू है. सो ऑल आर द थ्री हिस्टोरिकल पार्ट ऑफ इंश्योरेंस बिजनेस. माय डियर स्टूडेंट, इन बैंकिंग सेक्टर आई ऑलरेडी क्लियर दैट द फंक्शनिंग ऑफ बैंकिंग सेक्टर एंड फंक्शनिंग ऑफ इंश्योरेंस सेक्टर बोथ आर डिफर इन नेचर्स. एक बिजनेस के पास आप जाते हैं तो वो जितना लोन्स एंड एडवांसेस देंगी, लेंडिंग करेगी, उसके ऊपर आने वाला इंटरेस्ट उनका इनकम होने वाला है. एंड वॉट एवर डिपॉजिट एक्सेप्टेड, उस डिपॉजिट के ऊपर जो इंटरेस्ट पेड करने वाले वो उसका डायरेक्ट एक्सपेंडिचर होने वाला है. बट आप इंश्योरेंस बिजनेस में जाएंगे, उनके बायलॉज, उनके नॉर्म्स, उनके स्ट्रक्चर्स ऑल आर डिफर इन नेचर. सर ये जो एक्ट 2002 है, इंश्योरेंस अमेंडमेंट एक्ट, उन्होंने बताया है कि यस हाउ टू प्रिपेयर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, द पार्ट 5 शेड्यूल ए ऑफ IRDA रेगुलेशन एक्ट 2002 में ये क्लियर कट मेंशन किया है कि हाउ यू फ्रेम और हाउ यू प्रिपेयर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ इंश्योरेंस सेक्टर. डियर इंश्योरेंस एक्ट 1938, इंश्योरेंस एक्ट दैट इज IRDA 1999, all are provide the legal frameworks, legal statement regarding preparation of financial statement. One point I want to mention here, not only the IRDA regulations but also ICAI, Institute of Chartered Accountancy of India, also provides some guidelines support for the preparations and presentation of financial statement of insurance sector. तो यहाँ पे हमें क्या समझ में आया कि कौन से एक्ट इंश्योरेंस को रेगुलेट कर रहे हैं.
वहां से 1938 से मैं 2002 तक आपको लेके आया। आईआरडीए अमेंडमेंट जो है 2002, उन्होंने बताया कि शेड्यूल ए के द्वारा पार्ट 5 से आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट को प्रेजेंट करो, रिप्रेजेंट करो, ये भी हमने यहाँ पे देखने का प्रयास किया। एज वेल एज जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट फ्रेम करनी जा रही है, प्रेजेंट की जा रही है, तो उसके लिए आईसीएआई का भी सपोर्ट होना चाहिए। ये हमें इंफॉर्मेशन यहाँ पे एज अ ब्रीफ इंफॉर्मेशन के तौर पे मिला कि इंश्योरेंस किसके सपोर्ट से फाइनेंशियल स्टेटमेंट रिप्रेजेंट करता है। तो आईआरडीए एक्ट के साथ आईसीएआई का भी सपोर्ट प्रेजेंटेशन एंड प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट में आता है। देखो डियर, मैंने पहले से बताया कि ये जो सेशन है वो एफआरए करके सब्जेक्ट जो टीवाई बीसीसीआई को है उनको भी हेल्पफुल रहने वाला है। एज वेल एज मैं आपको बताऊंगा कि ये टीवाई बैफ सेमेस्टर 5 में FA6 के लिए भी हेल्पफुल होने वाला है। यहाँ पे सबसे पहले मैं कुछ चीज़ें आपके सामने रिप्रेजेंट करना चाहता हूँ। तो विच टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस आर देयर? Literally, my dear student, there are two types of insurance. One is nothing but the life insurance business, and second one is a general insurance business. As a TY student, third year student, all of you know that the insurance business in India is classified in two part. One is the life insurance, जहाँ पे life अगेंस्ट द अनसर्टेनिटीज क्या की जाती है, इंश्योर की जाती है, एक अरेंजमेंट की जाती है। फाइनेंशियल जो अरेंजमेंट आप बोल सकते हैं कि फाइनेंशियल लॉस हो जाता है बिकॉज ऑफ द अनएक्सपेक्टेड, मैं बोल रहा हूँ कि अनइनविटेबल एविडेंस लाइक अ डेथ में भी पॉसिबल हो सकता है। डेथ के बाद आप दूसरी चीज़ों के यहाँ पे ध्यान में लग सकते हैं। तो सीरियस जो डिसीज होता है उसके अगेंस्ट अंडर द लाइफ इंश्योरेंस में क्या किया जाता है, कवरेज लिया जाता है। व्हाट अबाउट द जनरल इंश्योरेंस? सर फायर इंश्योरेंस, मरीन इंश्योरेंस या अदर इंश्योरेंस इसमें कैटेगराइज होते हैं। तो insurance in India are classified in two parts. One is nothing but the life insurance and second one is nothing but the general insurance. Now let's see if the insurance is a business organization। और आप सभी को पता है कि business involve two things, one is nothing but the income and second one is the expenditure। बिजनेस में कमाई होनी चाहिए और साथ साथ एक्सपेंडिचर होना चाहिए, तो ही आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये आपने 11 से सीख के आए, सिस्टमेटिक रिकॉर्डिंग ऑफ मॉनेटरी बिजनेस ट्रांजैक्शन। टू नो द परफॉर्मेंस ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, टू नो द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ एनी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, टू मेजर थिंग्स आर देयर। आवक कहां से है, व्हाट कम्स इन, इनकम कहां से, और एक्सपेंडिचर हम कहां पे स्पेंड कर रहे हैं। डियर, इंश्योरेंस कंपनी का जो मेजर इनकम है वो है प्रीमियम। अब व्हाट इज अ प्रीमियम, इसकी जब भी डेफिनेशन देंगे तो एज अ इंश्योर्ड, मैं बोल रहा हूँ कस्टमर पॉइंट ऑफ व्यू, जब आप इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट में एंगेज होते हैं तो इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट में एंगेज होने के बाद, लिसन केयरफुली मैं क्या बोल रहा हूँ कि टू कंटिन्यू द कॉन्ट्रैक्ट विद द इंश्योरेंस कंपनी अ सम शॉर्ट ऑफ सम मनी इट नीड टू पे इंश्योरेंस कंपनी। आपको इस कॉन्ट्रैक्ट को कंटिन्यू रखने के लिए एक फीस आपको पे करनी पड़ती है इन द फॉर्म ऑफ प्रीमियम। कोई मंथली प्रीमियम पे करते हैं, कोई वन टाइम भी प्रीमियम क्या किया जाता है, पेड किया जाता है। तो ये प्रीमियम, अब यहाँ पे री इंश्योरेंस बिजनेस एक्सेप्टेड, री इंश्योरेंस बिजनेस सीडेड, इन सब का जो प्रीमियम है हम शेड्यूल में क्या करेंगे, देखने का प्रयास करेंगे। बट प्रीमियम इज अ प्योरली डायरेक्ट इनकम ऑफ द इंश्योरेंस कंपनी। इंश्योरेंस कंपनी जो भी, वो फायर इंश्योरेंस होने दीजिए, वो लाइफ इंश्योरेंस होने दीजिए, अदर मरीन इंश्योरेंस होने दीजिए, दोज हु वांट टू एंगेज द कॉन्ट्रैक्ट विद द इंश्योरेंस कंपनी, उसको एक रेगुलरिटी पार्ट रहता है कि तुझे रेगुलर प्रीमियम पे करना पड़ेगा, और उसके अगेंस्ट ही इंश्योरेंस कंपनी क्या देती है डियर, क्लेम देती है। सो प्रीमियम इज one of the important major sources of direct income of insurance business, keep in mind। फिर इंश्योरेंस प्रीमियम ऑन डायरेक्ट बिजनेस, प्रीमियम ऑन वी कॉल्ड एज री इंश्योरेंस एक्सेप्टेड, इनके ऊपर का जो भी प्रीमियम होगा इट इज ट्रीटेड एज अ मेजर इनकम सोर्सेस ऑफ इंश्योरेंस कंपनी। नाउ समटाइम्स इंश्योरेंस के पास जो प्रीमियम आता है, लाइफ इंश्योरेंस का प्रीमियम मैं आपके सामने रख सकता हूँ, अदर का प्रीमियम हो सकता है, तो एम्पल अमाउंट्स में भी इंश्योरेंस कंपनी इन्वेस्टेड इनटू द अदर इन्वेस्टमेंट्स, शेयर्स डिबेंचर्स में इन्वेस्ट करती है अदर कंपनी के, तो डिबेंचर से उनको इंटरेस्ट मिलता है, डिविडेंड मिलता है, रेंट जब प्रॉपर्टी पे मिलता है, तो ये सब चीजें इंश्योरेंस कंपनी के इनकम में सर क्या होते हैं, डिनोट किए जाते हैं। Sir, as an income, there must be expenditure. If you consider the expenses of insurance company, settlement of claim,
some annuities, bonus payment, commission paid to the agent, official or office management expenses, इनकम टैक्स एंड अदर टैक्सेस, ये सब एक्सपेंसेस आपको कंसिडर करने पड़ेंगे फॉर द इंश्योरेंस बिजनेस। सर हम ये क्यों देख रहे हैं? बिकॉज इन अ फाइनेंशियल स्टेटमेंट होगा क्या, यहाँ पे एक रेवेन्यू स्टेटमेंट बनाई जाती है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट स्टेटमेंट बनाई जाती है, बैलेंस शीट बनाई जाती है, तो उनमें कुछ तो कंटेंट होने चाहिए। और रेवेन्यू स्टेटमेंट इंक्लूड द इनकम, विच इनकम, प्रीमियम इनकम, अदर इनकम, दोज इनकम मस्ट बी प्रेजेंटेड इनटू द स्टेटमेंट। रेवेन्यू स्टेटमेंट हम देखने वाले आगे। तो सबसे पहले कौन से इनकम है वो हमें मालूम होने चाहिए। तो पहला इनकम बताया प्रीमियम, उसके बाद मैंने बताया इंटरेस्ट और डिविडेंड ऑन, कभी कभार सेल ऑफ द असेट्स, उसके ऊपर यदि इन्वेस्टमेंट्स के सेल पे प्रॉफिट होता है, तो ये सब इसके इनकम में आ सकते हैं। और एक्सपेंसेस में जाएंगे तो क्लेम सेटलमेंट है, एन्युटीज देनी पड़ती है, आपको पता होगा मनी बैक पॉलिसी में बोनस पेमेंट कभी कभार इंश्योरेंस कंपनी को देना पड़ता है। एजेंट के सिवाय कोई पॉलिसी इंश्योरेंस कंपनी एक्सेप्ट नहीं करता है, तो वो भी कमीशन एजेंट को देना, इनकम टैक्स पे करना। तो देखो ना, प्रॉफिट और लॉस कैसे आएगा, ऑल इनकम माइनस आप रेवेन्यू एक्सपेंसेस करेंगे तो आपको इंश्योरेंस कंपनी का प्रॉफिट और लॉस मिलेगा। तो ये इज फॉर द बेसिक कंसेप्ट हमने देखी कि इंश्योरेंस बिजनेस करते समय, इंश्योरेंस बिजनेस का सेटलमेंट करते समय कौन कौन से चीजों को ध्यान में रखना है। इनकम कंसीडर करो एंड एक्सपेंसेस कंसीडर करो। तो हमारे ये जो लेक्चर्स, इस लेक्चर से, वीडियो लेक्चर से आपको क्या क्या इंफॉर्मेशन मिलेगी, आपको पता होगा कि इंश्योरेंस का रियली इनैक्ट कब हुआ है, रेगुलेटरी बॉडी कौन सी इंश्योरेंस कंपनी को, इंश्योरेंस कंपनी का रियल इनकम कौन सा है, इनके एक्सपेंडिचर कौन से है। नेक्स्ट अनदर इंपॉर्टेंट थिंग्स, रेगुलेटरी बॉडी जो अमेंडमेंट एक्ट है 2002, वो क्या बोलता है कि एवरी इंश्योरेंस मस्ट मेंटेन सम बुक्स। उसमें स्टैट्यूटरी बुक्स में 3 बुक्स दिए हैं। जो पॉलिसी होल्डर्स हैं, जिन्होंने भी पॉलिसी ली है, उनका नेम, एड्रेस, डेट ऑफ द पॉलिसी एटसेट्रा, उसका एक रजिस्टर रखना पड़ेगा, दैट इज कॉल्ड द रजिस्टर पॉलिसी। देखो स्टैट्यूटरी बुक्स बता रहा हूं। क्लेम रजिस्टर, समवन डिमांडेड द क्लेम, द डेट ऑफ द क्लेम, इंस्पेक्शन एटसेट्रा, क्लेम अमाउंट कितनी, ये सब रजिस्टर क्लेम में रखी जाती है। लाइसेंस ऑफ द इंश्योरेंस जो है, रजिस्टर लाइसेंस, इसमें माय डियर स्टूडेंट जो ऑफिशियल एजेंट है उनकी इंफॉर्मेशन यहाँ पे रहती है। तो इट इज ट्रीटेड एज अ स्टैट्यूटरी बुक्स, मतलब इंश्योरेंस को भी कुछ बुक्स मेंटेन करने पड़ते हैं। उसमें स्टैट्यूटरी बुक्स है जिसमें मैंने आपको बताया रजिस्टर ऑफ पॉलिसी, रजिस्टर ऑफ द क्लेम्स एंड रजिस्टर ऑफ द लाइसेंस इंश्योरेंस। Sir, any subsidiary books maintained by the insurance company? Yes, dear. Register proposal, premium register, कितना प्रीमियम और किस तरह आया, रजिस्टर ऑफ कैश बुक, कमीशन रजिस्टर, कैश रिसिप्ट रजिस्टर, ऑल आर द डिफरेंट रजिस्टर्स इंश्योरेंस कंपनी नीड टू मेंटेन। नाउ हाउ टू फ्रेम द फाइनल अकाउंट। लिसन, रेगुलेटरी बॉडी देखी, रेगुलेटरी बॉडी के बाद हमने एनैक्ट कौन कौन सा हो रहा है वो देखा। वेरी नेक्स्ट माय डियर स्टूडेंट, व्हाट आर द रियल इनकम ऑफ इंश्योरेंस कंपनी, expenses of insurance company, which books maintained by the insurance company. Now final accounts frame करते समय पहले आपको revenue accounts बनाना पड़ता है सर। इसका प्रोफॉर्मा हम यहाँ पे थ्योरी देखने के बाद वेरी नेक्स्ट जो वीडियो आएगा उसमें पूरा रेवेन्यू स्टेटमेंट का फॉर्मेट किस तरह रहता है, रेवेन्यू अकाउंट किस तरह बनाया जाता है, उसमें कौन से इनकम एंड एक्सपेंसेस इंक्लूड होते हैं, हाउ टू फ्रेम द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। आप रेवेन्यू अकाउंट्स में जाएंगे तो ऑल इनकम्स विच इज अ डायरेक्ट इनकम, आई रिपीट इट अगेन, प्रीमियम ऑन, इनकम फ्रॉम द इन्वेस्टमेंट, ये सिंपली मैं बता होना चाहता हूँ ट्रेडिंग अकाउंट जैसे, जहां पे डायरेक्ट इनकम एंड डायरेक्ट एक्सपेंसेस पोस्ट किए जाते हैं। तो प्रीमियम आफ्टर एडजस्टमेंट ऑफ री इंश्योरेंस सीडेड, लिसन केयरफुली, प्रीमियम री इंश्योरेंस एक्सेप्टेड एंड सीडेड, इसका डिटेल तो इन्फॉर्मेशन हम देखने वाले हैं, री इंश्योरेंस की शॉर्ट नोट्स भी हमें देखने ही है। सो आफ्टर द एडजस्टमेंट ऑफ ईच एंड एवरीथिंग जो नेट प्रीमियम आएगा वो रेवेन्यू अकाउंट्स में आता है, इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट आता है। सर एक्सपेंसेस में क्या क्या आता है, तो सबसे बड़ा इसका एक्सपेंसेस तो क्लेम, उसके बाद कमीशन, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस और वॉट एवर बेनिफिट एंड बोनस पेड, ऑल आर ट्रीटेड एज द एक्सपेंसेस ऑफ द इंश्योरेंस कंपनी। डियर, एक्सपेंसेस के बाद आप आगे आएंगे तो इसका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो नॉन ऑपरेटिंग होते हैं, अदर इनकम होते हैं, जैसे डेप्रिसिएशन रिलेटेड होगा, प्रोविजंस ऑफ बैड डेब्ट्स रहेगा, ट्रांसफर फॉर्म रहेगा, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस राइट ऑफ होंगे, वो हमारे रेवेन्यू अकाउंट्स में नहीं जाएंगे, इट इज ऑल आर पोस्टेड इनटू द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स।
वेरी नेक्स्ट आपको थर्ड जो बनानी पड़ती है द स्टेटमेंट ऑफ द बैलेंस शीट ऑफ इंश्योरेंस कंपनी विच इन्वॉल्व द वेरियस शेड्यूल, जो हम नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बोल रहा हूँ कि देखने ही वाले हैं। शेयर होल्डर फंड्स, पॉलिसी होल्डर फंड्स एंड इन्वेस्टमेंट रिलेटेड जो भी पार्ट है वो हमारे बैलेंस शीट्स में इन्वॉल्व होने वाले हैं। तो सर हाउ टू प्रिपेयर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, उसमें पहला रेवेन्यू अकाउंट, फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट हमें क्या करनी पड़ती है, बनानी पड़ती है। आप सभी को पता है हमने ये ऑल ओवर लाइफ इंश्योरेंस एज वेल एज द जनरल इंश्योरेंस के बारे में देखा है, बट टीवाई बैफ जो सेमेस्टर 5 में आप पेपर 6 देने वाले FA6, उसमें आपको एक्सक्लूसिव करके लाइफ इंश्योरेंस है, आपको जनरल इंश्योरेंस ही वहां पे सीखना है। फायर इंश्योरेंस एंड मरीन इंश्योरेंस से रिलेटेड हम प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले हैं। सर यहाँ पे रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट्स में जो चौथा स्टेटमेंट बनाना पड़ता है, इट इज नथिंग बट द कैश फ्लो स्टेटमेंट। यू ऑल ऑफ यू नो दैट द कैश फ्लो स्टेटमेंट इन्वॉल्व द सो मेनी एक्टिविटीज, द एक्टिविटीज ऑपरेटिंग एक्टिविटी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी एंड फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। सो डियर, सबसे पहले लीगल फ्रेमवर्क्स, उसके बाद इनकम ऑफ इंश्योरेंस, उसके बाद एक्सपेंसेस इन्वॉल्व इनटू द इंश्योरेंस सेक्टर्स, देन रेगुलेटरी बॉडीज, देन हाउ दे need to frame and present the financial statement, revenue account, profit and loss account, balance sheet, and very next receipts and payment account. You need to prepare the cash book also. उस cash book में major operating activities means receipts and payment of policy holders, whatever operational activity conducted by insurance business, all are involved into the operating activities. And my dear student, whatever fund they accept as a capital etc, it need to invest. So purchase of the fixed asset as well as the purchase of the investment, यहाँ पे यदि इंश्योरेंस कंपनी खर्चा करती है, it is treated as a investing activities, and you all of you know that to raise the capital, to raise the fund by issue of shares as well as borrowed fund, all are treated as a financing activities. So इंश्योरेंस की जो financial statement है वो 4 पार्ट्स में आपको रिप्रेजेंट करनी है। कीप इन माइंड, ये स्ट्रक्चर और इंट्रोडक्शन आपका ध्यान में रहेगा तो पूरा फाइनल अकाउंट्स ऑफ इंश्योरेंस कंपनी आप इजीली क्या कर सकते हैं, प्रिपेयर कर सकते हैं। तो ये बेस है, बैकग्राउंड बोल सकते हैं या फाउंडेशन बोल सकते हैं। once the legal framework clear, once the income expenditure clear, then steps regarding to preparation of insurance final accounts, how much the which accounts and statements involved, ये सब आपको यदि समझ में आएगा तो आप easily इस पे क्या कर सकते हैं, मैं बोल सकता हूँ कि कमांड ले सकते हो। तो कैश बुक में 3 एक्टिविटी, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंशियल एक्टिविटीज। Investing is treated as a investment into the fixed asset. Financing is treated as a financial parts, that is raising of the capital, own fund as well as the borrowed funds, and operating operations के वजह से। Now segment reporting insurance में कहाँ पे किया जाता है, you need to prepare with the revenue accounts and balance sheet के साथ आपको करना पड़ता है, and reporting जो participating है account holders as well as the policy holders, then comes to the sometimes government को भी ये शेयर करनी पड़ती है, some non participant pensions, annuities business and unit link business, इन सबको इंश्योरेंस कंपनी को क्या करना पड़ता है, रिपोर्टिंग करना पड़ता है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, अब तक के स्लाइड्स में हमने देखने का प्रयास किया कि हाउ द रेगुलेटरी बॉडीज रेगुलेट टू द इंश्योरेंस बिजनेस। एज अ स्टूडेंट, इफ यू वांट टू लर्न द इंश्योरेंस फाइनल अकाउंट, you must have the knowledge regarding the basic things, जैसे who regulate to the insurance business, that is important parts. Very next, जिसका financial statement बना रहे उसका real income आपको पता होना चाहिए। So direct income I posted in front of you through the slides as well as the expenditures. So both concept यदि आपकी clear होगी तो कौन कौन से accounts बनाए जाते हैं, फिर revenue accounts कैसे बनाया जाता है, इससे related हम next video में information लेने वाले हैं for the tabular form. Very next, how to frame the profit and loss account जो आपको net profit प्रोवाइड करने वाला है। एंड वेरी नेक्स्ट, आप जब जाएंगे डियर तो वहां पे बैलेंस शीट एज वेल एज अ कैश फ्लो स्टेटमेंट किस तरह रिप्रेजेंट करती है, देन कहां पे आपको रिपोर्टिंग करनी है, इसके बारे में इंफॉर्मेशन हमने ली। अपकमिंग वीडियोस में हम रिजर्व्स ऑफ अनएक्सपायर्ड रिस्क रहेगी, री इंश्योरेंस बिजनेस रहेगा, रेवेन्यू अकाउंट्स रहेगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट, एक्चुअल रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है, इसके बारे में हम इंफॉर्मेशन अपकमिंग वीडियोस में लेंगे। फिलहाल आज के लिए इतना ही। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।